नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। देश देशांतर में आज बात करेंगे हरियाणा विधानसभा चुनाव नतीजों की, समझेंगे तस्वीर के पीछे के कारण, बड़े मुद्दे और बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच में क्या तीन अहम संदेश इस राज्य की सियासत से चुनाव नतीजों के बाद हमारे सामने हैं। नई सरकार और उसके पीछे के समीकरण और किस तरीके से यहाँ पर पिछली बार से बदलाव और उसके पीछे के कारण। हमारे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में हैं। हमारे साथ अदिति फडणवीस हैं, पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड से। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान प्रदीप सिंह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी स्वागत है। अजय बनर्जी हमारे साथ हैं, सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं द ट्रिब्यून से। अजय आपका भी स्वागत है। शुरुआत अदिति मैम आपसे करना चाहूँगा। हरियाणा को लेकर जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी, अलग नारे या उससे अलग, लेकिन कांग्रेस क्या सबसे ज़्यादा चौंकाता है? कांग्रेस का प्रदर्शन या जेजेपी का, या फिर ओवरऑल मैं कहूँ कि जो तस्वीर थी, राजनीतिक जो विरासत थी उससे अलग 2014 से कुछ तस्वीर का अचानक उभरना, या ये संकेत थे लेकिन मीडिया में चर्चा में नहीं थे? देखिए, मेरे ख्याल से सरकार तो कांग्रेस की, सरकार तो भाजपा की ही बन रही है। और वो कवायद अब शुरू हो गई है। एक चार्टर्ड प्लेन में लोगों को लाया जा रहा है और कुछ कुछ अलायंसेस बनेंगे। मेरे लिए सिर्फ दो सवाल अहम हैं कि क्या प्रदेश में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं सुभाष बराला, उनको हटाया जाएगा या वो बरकरार रहेंगे। और दूसरी बात, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, क्योंकि बहुत सारी उंगलियां उठ रही हैं कि मुख्यमंत्री के एक बहुत ही अनकैरिस्मेटिक मुख्यमंत्री हैं। तो हालांकि वो निजी रूप से बहुत ही पाक साफ हैं और उनके मतलब उनका रहन सहन बहुत ही साधारण है और सहज हैं, लेकिन और इस बात पर बार बार जोर दिया जा रहा है कि वो पहले कभी किसी भी पद पर विराजमान नहीं थे। तो ये मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री ने भी आज कहा। लेकिन इसके साथ ये भी हमें मालूम है कि अगर कोई इतना पाक साफ होगा तो दुनिया भर के हथकंडे अपनाने पड़ते हैं एक अलायंस सरकार को चलाने में। क्या वो कर सकेंगे? और मतलब वो लोगों को डांट भी देते हैं, लोगों पर बिफर भी जाते हैं, लोगों को गुस्सा भी कर देते हैं। तो एक मिलीजुली सरकार यदि आपको बनानी है, चाहे बेशक इंडिपेंडेंस ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसकी धुरी उतनी स्टेबल नहीं होती है जितनी आपकी अपनी सरकार हो। प्रदीप जी, दो चीज़ें। एक तो ये कि जिस तरीके से बीजेपी को, मैं पहले अगर बात करूं परफॉर्मेंस के लिहाज से, दिल्ली के नज़दीक प्रधानमंत्री की रैलियों के लिहाज से भी वहाँ पर एक्स्ट्रा रैलियाँ की गई, और जो विपक्ष हरियाणा में दिख रहा था इस बार, कहा जा रहा था इससे पहले कभी इतना कमज़ोर विपक्ष वहाँ पर नहीं था, उसके बावजूद पिछली बार की संख्या बल से नीचे आना, और अगर इसी साल के चुनाव से देखें जहाँ पर सभी लोकसभा सीटें जीतकर करीब करीब 80 से ऊपर सीटें विधानसभा में वो बढ़त पर थे, उससे अचानक नीचे आना, क्या बड़े कारण? नहीं, देखिए, लोकसभा की जो आप बात कर रहे हैं तो वो एक स्प्लिट वोटिंग आप हर जगह देखेंगे। महाराष्ट्र में भी देख लीजिए, दूसरे राज्यों में भी दिखेगा। तो उसी दिन चुनाव हुआ, दो अलग अलग तरीके। तो लोग केंद्र की सरकार के लिए और राज्य की सरकार के लिए अलग अलग प्रेफरेंस होती है और उस हिसाब से वोट करते हैं, वो चाहे 3 महीने बाद हो, 5 महीने बाद या 7 में हो। एक बात। दूसरा ये भी देखना पड़ेगा कि बीजेपी किन परिस्थितियों में सत्ता में आई थी। प्रदेश की राजनीति में बीजेपी तीसरे नंबर की और सबसे नीचे की पार्टी थी, मतलब हाशिए की पार्टी थी। जनता दल के साथ, कभी लोक दल के साथ 10-12 सीटें मिल गई, उस पर लड़े, कुछ जीत गए, कभी सरकार में चले गए, ये स्थिति थी। जब जीते तो कांग्रेस की 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसका बहुत बड़ा फ़ायदा मिला। नरेंद्र मोदी की उस समय जो लहर थी उसका फ़ायदा मिला और बीजेपी सत्ता में आ गई। बमुश्किल आई। 46 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, 47 सीटें आई। उस समय इंडियन नेशनल लोकदल और कांग्रेस दोनों मजबूत पार्टियां थी। इस बार इंडियन नेशनल लोकदल में परिवार में जो झगड़ा हुआ, बंटवारा हो गया। बीजेपी को उम्मीद थी कि अब जाट वोट 3 खेमों में बंट जाएगा, जो पूरा नहीं हुआ। एक, बीजेपी की सारी जो ताकत थी या उसकी स्ट्रेंथ थी, वो नॉन जाट वोट जो था, गैर जाट वोट, वो था।
उस समीकरण को साधा था, लेकिन 5 साल के शासन में वो उसको जोड़कर नहीं रख पाए। उसमें से जो वोट खिसका और जाट वोट उस तरह से स्प्लिट नहीं हुआ जैसा बीजेपी उम्मीद कर रही थी। तो उन परिस्थितियों में आप देखिए तो नतीजा कोई बहुत चौंकाने वाला नहीं लगता है ये। और उस पर से खट्टर सरकार के मंत्रियों की परफॉर्मेंस आप देखिए, सबसे ज़्यादा मंत्री हारे हैं। अगर वो मंत्री में से आधे भी जीते होते उनमें से तो हाँ, तो वहाँ पर फिर पहुँच गई होती पार्टी। तो कुल मिला के ये है कि जो अदिति जी कह रही थी, ये बात सही है कि खट्टर को कोई प्रशासनिक अनुभव पहले से नहीं रहा, लेकिन अब वो 5 साल के अनुभव वाले मुख्यमंत्री पद का अनुभव रखने वाले व्यक्ति हो गए, राजनेता हो गए। तो 14 में जो उनकी स्थिति थी राजनीतिक, उससे आज फर्क है। दूसरा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों की पसंद है, वो ईमानदार छवि है, उनको हटाने का और कोई कारण नहीं है। एक उसके अलावा बीजेपी के पास कोई विकल्प भी नहीं, ऐसा नहीं है कि उनसे बहुत काबिल या उनसे बहुत बेहतर कोई विकल्प हो और उसको न दे के खट्टर को दिया गया हो। तो ये विकल्पहीनता की भी स्थिति है और पसंद, दोनों कारणों से मुझे लगता है कि खट्टर ही मुख्यमंत्री बनेंगे फिर। अजय, मैं एक बड़े सवाल पर आऊँ उससे पहले 2 छोटी चीज़ें। एक तो ये कि सरकार किसकी बननी, इसमें कोई डाउट नहीं है, बीजेपी सरकार बनाने जा रही है, इस पर कोई मुश्किल बीजेपी के सामने तो नहीं। और दूसरा जो सीएम पद को लेकर है, खट्टर ही मुख्यमंत्री होंगे? जी, मेरा पहली बात तो ये मानना है कि सरकार बीजेपी की ही बनेगी। मैं आपको खट्टर साहब ही सीएम बनेंगे उसका कारण ये है कि जिन जातियों ने 2-3 जातियों की नाम आ रहा है कि उन्होंने एक तरफ होकर भाजपा को वोट नहीं डाला है, उन जातियों को ही दिखाने को, स्पेसिफिक जाति जाटों को जिन्हें हम कहते हैं, उनको दिखाने के लिए ही खट्टर साहब द्वारा से मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है। जहाँ तक की बात रही नंबर्स की और आंकड़ों की, 2009 का इलेक्शन हरियाणा में ऐसे ही हुआ था। लोकसभा चुनाव के बाद मनमोहन सिंह की सरकार थी, हुड्डा जी कोई 40-41 सीट जीत के आए थे। हरियाणा जनहित कांग्रेस एक छोटी सी पार्टी होती थी, कुलदीप बिश्नोई साहब की पार्टी थी, भजनलाल के सुपुत्र की। भजनलाल साहब तब जिंदा थे और हुड्डा जी ने वो जनहित कांग्रेस को तोड़ के अपनी सरकार बनाई थी। बिल्कुल ऐसे ही INLD के 30-31 सीटें आई थी और कांग्रेस की 40-41 सीटें आई थी। बिल्कुल ऐसे 10 साल पहले ऐसे हो चुका है। तो मेरे को भी इसी तरह लग रहा है जो निर्दलीय हैं उनमें से 3-4 तो बीजेपी के बागी हैं। कांडा साहब हैं जिन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि मैं भाजपा की सपोर्ट में जाऊंगा। तो मेरे को लगता नहीं है कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, इसमें कोई मेरे को दो राय नहीं है कि भाजपा की ही सरकार बनेगी और खट्टर साहब ही मुख्यमंत्री होंगे। कवेंद्र, ओके, अब मैं दूसरे जो बड़े सवाल जो आज दिन भर चर्चा हो रही है, मैं देख रहा था, क्या वो सच है या फिर कहीं वो एक मुखौटा दिखता है? सिर्फ जाट फैक्टर क्या हार जीत के पीछे के कारण है? और अगर हम हरियाणा की विधानसभा सीटों को देखें तो क्या वाकई जाट इतनी ज़्यादा सीटों पर डोमिनेंस है कि वो हार जीत तय कर रहे हैं और इस बार सिर्फ जाट फैक्टर ही था जिसने बीजेपी को 40 तक रोक दिया? जी नहीं, सिर्फ एक ही फैक्टर है इसमें, मैं कहूँगा वो है मोदी फैक्टर। नहीं तो शायद भाजपा की इतनी सीट भी ना आती। बिकॉज जो आप देखें हमारा जो ग्रैंड ट्रंक रूट है जिसे GT रोड कहा जाता है, अम्बाला से घुसती है हरियाणा में और फरीदाबाद तक चलती है। जितनी भी सीटें उसके अगल बगल हैं वो सबकी सब सीटें पंजाबी और हिंदू डोमिनेटेड सीटें हैं, वहाँ सब में भाजपा जीती है। तो ये मोदी फैक्टर है जिसको मैं मान के चलता हूँ। खट्टर साहब का फैक्टर कम है। खट्टर साहब भी पंजाबी हैं, तो ये मैं बताना चाहूँगा आपके शो पे। और जो पंजाबी और नॉर्थ हरियाणा का लोग हैं जो नॉन जाट और गैर जाट जिन्हें कहा जाता है, वो उन्होंने मोदी साहब के ऊपर अपना विश्वास रखा है, ना कि खट्टर साहब के ऊपर रखा है। कोई किसी को ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि खट्टर साहब की जीत है। मेरे हिसाब से 40 सीट भी आई हैं तो वो मोदी साहब का ही काम है, नहीं तो वो शायद उससे भी कम हो सकते थे। अगर आप मैं आपको एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर देता हूँ, कालका सीट उत्तरी हरियाणा में बिल्कुल हिंदू पंजाबी डोमिनेटेड, वहाँ पर भाजपा हार गई है। ठीक है, जननायक जनता पार्टी JJP, मतलब जो चौटाला साहब के पोते ने दुष्यंत साहब ने सेटअप कर रखी है, उस पार्टी के अगर आप ध्यान से आंकड़े देखें वो कई जगह पे दूसरे आए हैं और उनकी जो वोट शेयर है या उनकी जो वोटिंग है, उनको पढ़े हैं आंकड़े उनके देखें आप, तो वो डिसाइसिव फैक्टर प्ले कर रहा है। JJP बहुत सारे सीटों में, कई जगह पे भाजपा पे सेकंड है वो, कई जगह पे कांग्रेस पे सेकंड है। और ऐसी वोटिंग हुई है कई जगह पे भाजपा और कांग्रेस दोनों सेकंड नहीं है। कई जगह पे ऐसी जगह पे भाजपा कांग्रेस थर्ड और फोर्थ पर हैं। ऐसी मतलब ऐसा तोड़ मोड़ हुआ है इस बार हरियाणा में। तो मैं इसमें कोई, मेरे को दो राय नहीं है कि ये मोदी साहब की जो जहाँ तक भी इस टाइम BJP पहुंची है हरियाणा में, प्रदीप साहब ने बिल्कुल ठीक बताया कि 2014 के चुनाव से पहले BJP माइनर प्लेयर थी हरियाणा में। कभी देवीलाल जी के साथ, कभी चौटाला साहब के साथ 10-12 सीट पर लड़ लिए, जीत लिए, 2 मंत्री बन गए। इससे ऊपर उनका कभी काम नहीं होता था। 2014 में जब जीते हैं वो मोदी साहब करके जीते हैं। आज भी जहाँ खड़े हैं, निर्णायक स्थिति पे खड़े हैं, सबसे बड़ी पार्टी उभर के आए हैं, वो भी मोदी साहब करके हैं।
खट्टर साहब का इसमें योगदान कम है कविंद्र मेरे से। अजी अब मैं आता हूँ मुद्दे या परफॉर्मेंस, जो जीत का पैमाना कहा जाता है। हरियाणा में मतलब काफ़ी ज़्यादा, करीबन 8 से 9 मंत्री चुनाव हार जाते हैं, और जाटों की जब बात आ रही कि जाट फैक्टर बड़ा है, जाट के नाम पर कांग्रेस के भी एक दिग्गज हारते हैं, तो वहीं बीजेपी से भी हारते हैं। तो सवाल यह है कि परफॉर्मेंस आधार बनी है, या कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जाट को सत्ता से बाहर रखने का जो नारा दिया गया पिछले 5 साल में, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट यहाँ पर दिखता है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा युवा, रोजगार, OROP ऐसे जैसे मुद्दे भी थे। मेरे ख्याल से जो चीज़ जिसको हम पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे हैं, उसका कितना असर पड़ा है, उसको आंक नहीं पा रहे हैं, वो है मंदी। क्योंकि हरियाणा में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर हज़ारों लोगों को ले ऑफ कर दिया गया है। और वैसे भी हम देख रहे हैं कि ऑटो इंडस्ट्री में भयंकर स्लोडाउन चल रहा है, और बल्कि यहाँ तक कि मारुति फैक्ट्री ने हफ्ते में 2 दिन प्रोडक्शन ही बंद कर दिया, छुट्टी दे दी है अपने मजदूरों को। तो इसका कहीं ना कहीं तो प्रभाव पड़ेगा ही, कहीं ना कहीं पड़ेगा। अब सवाल ये है कि क्या वो चुनाव में एक तरह से अपने आप को व्यक्त कर रहा है, या जातिगत समीकरणों की वजह से उसका इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे ज़रा भी शक नहीं है कि जहाँ जहाँ मोदी जी की नीतियों ने, उदाहरण के तौर पर किसान स्कीम जो है उनकी, उस तरह की नीतियों ने फ़ायदा भी पहुँचाया है, लेकिन बहुत जगहों पर सरकार ने जो जिम्मेदारी नहीं ली है मंदी के लिए, उसका भी असर पड़ा है। प्रदीप जी, क्योंकि कई सारी बेल्ट ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को उम्मीद थी, मुझे लगता है कि INLD के टूटने का फ़ायदा होगा। क्या INLD के टूटने के फ़ायदे की बजाय नुकसान कहीं बीजेपी को ज़्यादा और उसका फ़ायदा कांग्रेस को ज़्यादा, या फिर इसका रिवर्स भी है? नहीं, बिल्कुल INLD के टूटने का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को मिला है। और दूसरा, मेरा मतलब किसी भी चुनाव में कोई एक मुद्दा तय नहीं करता, बहुत से मुद्दों का जो है समूह होता है जो तय करता है। उसमें जाति भी होती है, क्षेत्र का भी मामला होता है, मंत्री आपका या विधायक है उसकी एंटी इनकम्बेंसी भी होती है। तो बहुत सी चीज़ें मिलकर जो है वो चुनाव का नतीजा तय करती हैं। एक बात। दूसरा, देखिए इकोनॉमिक स्लो डाउन की जहाँ तक बात है, पिछले 7 क्वार्टर से इकॉनमी लगातार स्लो हो रही है, और लोकसभा का चुनाव हुआ तब वो 5वां क्वार्टर था, वहाँ कहीं आपको इसका असर नहीं दिखाई दिया। उस लोकसभा चुनाव में बहुत सी जगहों पर गए, हमने पूछा भाई बेरोजगारी इतना बढ़ रही है, किसानों की समस्या है, फिर भी क्यों बीजेपी को, मोदी को वोट देंगे? 2 कारण लोगों से जो बातचीत से निकले। एक कि आज जो समस्या है वो सिर्फ मोदी के कारण नहीं है, ये लंबे समय से चली आ रही है। दूसरा, उनको लगता है कि मोदी ही इस समस्या से निपट सकते हैं। तो जब तक ये भरोसा है तब तक इसका नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा चुनाव पर नहीं पड़ेगा। मेरे परिवार से किसी की नौकरी गई है तो मैं नाराज़गी में वोट खिलाफ दूंगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बड़े पैमाने पर ऐसा हो, एक माहौल बन जाए, वो अभी नहीं हो। अगर ये कंटिन्यू करेगा तो उसका असर देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि INLD के टूटने का जो एक मजबूत, जाटों की कहें मजबूत पार्टी थी, उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिला। लेकिन कांग्रेस को, खासतौर से हुड्डा जी को, एक फ़ायदा इस बात का भी मिला, राहुल गांधी का एक तरह से रिजेक्शन है जो कांग्रेस के समर्थक हैं उनके बीच में, पूरे राज्य में नहीं। वो ये कि राहुल गांधी ने ही हुड्डा को हटाया, अशोक तंवर उनकी पहली पसंद थे। आखिरी मौके पर हुड्डा को फिर से कमान सौंपी गई और लोगों ने वो विश्वास दिखाया। दूसरी बात यह है कि ये महाराष्ट्र की भी ज़रा सी चर्चा कर दूंगा मैं। 2 नेताओं को आप देखिए, हुड्डा और शरद पवार। ये चुनाव ये मैसेज देता है, संदेश देता है राजनीतिक दलों को, नेताओं को, कि जो ज़मीन पर लड़ेगा उसका हम समर्थन करेंगे, उसके साथ खड़े होंगे। शरद पवार वहाँ लड़े, आप देखिए एनसीपी की स्थिति पहले से बेहतर हुई है। हुड्डा यहाँ जो है वो कांग्रेस में, अशोक तंवर की बात करें या सुरजेवाला की बात करें, उन लोगों से बेहतर ज़मीनी नेता हैं, बड़े ज़मीनी नेता हैं, उसका उनको फ़ायदा मिला। और ऐसे में अजय, क्योंकि हरियाणा में जेजेपी का उभार और साथ ही साथ
एक, या मैं कहूँगी 1 महीने से थोड़ा सा वक्त ज़्यादा होगा जब हुड्डा साहब को कमान दी गई, और उनका परफॉर्मेंस ये वाकई बहुत ज़्यादा क्रूशल रहा, या फिर वोटर यहाँ पर विकल्प देख रहा था और विकल्प के तौर पर जब देखा कोई विश्वास भरा चेहरा, उसके साथ वो खड़ा होने की कोशिश करता नजर आया? जी, मैं आपके साथ एग्री करता हूँ इस बात में। पता है क्यों? आप देखिए, हरियाणा को हम एक तरीके से आंक नहीं सकते हैं कि गुड़गांव सिटी का वोटर और करनाल सिटी का वोटर टोटली फ़र्क है। दोनों की सोच फ़र्क है, दोनों की इनकम फ़र्क है, दोनों, शायद गुड़गांव सिटी का वोटर हरियाणा से बाहर से आया हुआ है, कोई युवा युवती है जो वहाँ काम करने आया, वो भी वोटर है वहाँ पर। करनाल में ऐसा नहीं होगा, अम्बाला में ऐसा नहीं होगा, पंचकुला में, जी पंचकुला में कई लोग बाहर से आए हैं, मगर और शहरों में ऐसा नहीं होगा। फरीदाबाद में बहुत सारे प्रवासी मजदूर हैं, उनकी सोच कुछ और होगी। तो हरियाणा को आंकना बड़ा एक जटिल प्रक्रिया है, उसको आंकना इतना आसान नहीं है। कोई 60,000 वोट है प्रवासी मजदूरों की फरीदाबाद में, तो गुड़गांव में देखिए आपके सामने सब के सब लोग बाहर से आए हैं। मतलब गुड़गांव में तो कोई गुड़गांव का वासी तो चुनिंदा 50,000 आदमी भी नहीं होगा, बाकी सब तो बाहर से आए हैं गुड़गांव में। तो वो कहाँ वोट डालेंगे वो किसी को नहीं पता। वो एक जातीय समीकरण से उठकर हैं, वो शायद नए पीढ़ी के वर्कर हैं, शायद वो चौटाला जी के, जो छोटे चौटाला साहब हैं, उनकी तरफ प्रभावित हुए। कुछ जैसे अदिति जी कह रहे थे किसी की नौकरी गई है तो उस तरफ गए। मगर एक बात मैं आपको इसमें से आंकड़े में बताता हूँ, 2 चीज़ें बड़ी अहम है। भाजपा को वोट पड़ी 36.5%, कांग्रेस को वोट पड़ी करीब 28.1%। इसमें से एक अजीब सी चीज़ उभर के आई है, अदर्स यानी अन्य और जेजेपी को वोट पड़ी है 27.3%। यानी जेजेपी को और अन्य को, अदर्स को, यानी अन्य जो है उसमें कई बीजेपी के बागी हैं, कुछ कांग्रेस के हैं, 1-2 बागी, उनको 27.3% वोट पड़ी है। इस जैसे वो आप कह रहे हैं, मैं उसी के बारे में कह रहा हूँ। विकल्प दिखा तो लोगों ने उधर वोट डाली। मगर जैसे मैं कह रहा हूँ, ये जो आज बीजेपी की परफॉर्मेंस है, इनको तो मोदी साहब को थैंक यू कहना चाहिए कि ये परफॉर्मेंस हमारी आई है। मेरे को लगता नहीं है कि ये परफॉर्मेंस स्टेट की लीडरशिप करके है। मंत्रियों को हारना या अच्छे लोगों का हारना, बहुत अच्छे लीडर्स का जो ज़मीनी तौर पे वहाँ जुड़े हुए थे भाजपा के, कईयों का हार, मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाहूँगा पब्लिक टेलीविजन पे, उनका हारना ये दर्शाता है कि ये शायद केवल और केवल मोदी साहब का ही है काम जहाँ तक पहुँचे हैं। ये स्टेट पॉलिटिक्स से उनका नहीं है, नहीं तो बराला साहब ना हारते। अभिमन्यु साहब मंत्री हैं, धनखड़ साहब मंत्री हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं जाटों के, वो हार गए। मैं ये नहीं कहना चाहता जाटों में से हारे, कांग्रेस के भी सुरजेवाला हारे हैं जाटों में से, ठीक है, और वो बबीता फोगत हारी हैं, जाट हैं, पर वो एक और जाट से हारी हैं, सांगवान, जो निर्दलीय लड़े और अन्य बीजेपी के बागी हैं। तो इन चीज़ों को, समीकरण को देखने में, हरियाणा को समझने में ना, लोग दिल्ली में बैठे गलती करते हैं। वो निजी चैनलों कईयों को देख रहा था कि वो एक मापदंड से नापने की कोशिश करते हैं, गुड़गांव को भी और करनाल को भी और रोहतक को भी और भिवानी को भी। रोहतक का जाट शायद सिरसा के जाट से टोटली फर्क सोचता है, और सिरसा का आदमी वहाँ पर थोड़े प्रवासी हैं, मुल्तान इलाके से आए हुए। हर जिले का मौसम अलग है ना, जी जी, वो उनको आपको समझना पड़ेगा कि कई लोग मुल्तान से आए हुए लोग को सिरसा हिसार में बसे हुए हैं पुराने 47 के, उनकी सोच फर्क है जाट से। कुछ लोग करनाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, ये जितने इलाके हैं पानीपत तक जीटी रोड के साथ साथ, यहाँ पर सारे प्रवासी हैं जो सन 47 के बाद आए हैं। उनका सोचने का फ़र्क नज़रिया है, वो शायद मोदी साहब के साथ गए। एक चीज़ और देखने वाली है, मैंने 10-12 सीटों में नोट किया था, खासतौर पे पोस्टल वोट्स, क्योंकि वो फिर फौजी वोट मान लीजिए उनको या सर्विस वोट्स मान लीजिए। पोस्टल वोट्स में जो जाटों के और अहीरों के इलाके हैं, देखिए हमारे यहाँ जाटों की पलटन है सेना में और अहीरों की पलटन है, मतलब अहीर वेरियस फॉर्म्स में है सेना में, वहाँ पर पोस्टल वोट में बीजेपी पीछे है। मैंने 8-10 सीटें ऐसी नोट करी थी जहाँ पर बीजेपी पीछे है, तो मेरे को उसमें से एक अजीब ट्रेंड लगा, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगा। बिल्कुल, ये बहुत मैंने ऐसी लगा कि जब अजय होते और हरियाणा की बात होती है तो बहुत जो बारीक और सूक्ष्म जिसे कहा जाता है वो परतें खुलती हैं, उससे नई चीज़ें सामने निकलती हैं। मैं वही का रहने वाला हूँ जी, इसीलिए मैं बेहतर आप समझा पा रहे हैं। अब मैं एक आखिरी राउंड पे, प्रदीप जी, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के लिए, अगर हरियाणा के इन नतीजों को देखें, कांग्रेस और बीजेपी के लिए क्या संदेश या संकेत दोनों पार्टियों के लिए है फिलहाल, जो उनको समझना या फिर महसूस करने के बाद अमल में लाने की ज़रूरत होगी? देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के अलावा सभी पार्टियों के लिए एक संदेश है कि आप ज़मीन पर नज़र आएं। जो ये चुनाव के समय चर्चा होती है ना, 15 दिन 20 दिन पहले, कि स्थानीय मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो रही है और ये नेशनल मुद्दे लाए जा रहे हैं और जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े हुए, भाई सरकार के खिलाफ आप रोज़ सड़क पर होंगे, विधानसभा या संसद में होंगे, तब वो मुद्दा बनेगा। लोगों को भी समझ में आता है कि आप 4.25 साल तक चुप रहे, सरकार जो गलत करती रही, अच्छा करती रही, आपने न समर्थन किया न विरोध किया। अब चुनाव आया तो आप कह रहे हैं कि इस मुद्दे पे बात नहीं हुई, ये काम नहीं हुआ। तो अगर आप
सड़क पर उतरकर लोगों के हक के लिए लड़ने को तैयार हैं तो लोग साथ देने के लिए तैयार हैं। दूसरा, स्टेट लीडरशिप जब तक मजबूत नहीं होगी, आप देखिए हरियाणा में, आप देखिए मध्य प्रदेश में, आप छत्तीसगढ़ में देखिए, आप राजस्थान में देखिए, जब स्टेट की लीडरशिप को आपने जिम्मा दिया, जिम्मेदारी सौंपी, तो उन्होंने रिजल्ट लाके दिखाया, भरोसा दिखाना होगा, दिखाया। लेकिन आप दिल्ली से भेजकर आदमी ये सोचेंगे कि हम बदल देंगे सब कुछ, तो वो नहीं होने वाला। वो गणेश परिक्रमा की जो संस्कृति है राजनीति में, वो किसी पार्टी को बहुत दूर तक नहीं ले जा पाएगी। अदिति, मेरे ख्याल से हमें बेरोज़गारी और ले ऑफ और मंदी का असर इसका ठीक से आकलन करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बहुत ही इनविजिबल चीज़ है और जगह जगह फैल रही है। अजय, क्योंकि हरियाणा में क्षेत्रीय पार्टियों का हमेशा जबदवा रहा है और इस बार ऐसा लग रहा था कि क्षेत्रीय चेहरे कहीं जमींदोज होते नजर आ रहे हैं, पार्टियां टूट रही हैं, एक बार फिर से संजीवनी मिलती दिख रही है, नए चेहरे उभर रहे हैं। जी बिल्कुल, नए चेहरे उभर रहे हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, हरियाणा को समझने के लिए हरियाणा की राजनीति को बदलना होगा। शायद भाजपा उसको समझ गई है, कुछ हद तक कांग्रेस भी समझ गई है। हरियाणा की जो इकोनॉमी है इस टाइम, हम कहते हैं खेल खलियान का हरियाणा, 19% शेयर है सर्विसेज का इस टाइम हरियाणा की इकोनॉमी में। वो जो युवा लोग जो काम कर रहे हैं उनकी तरफ भी देखिए। और जो जैसे हमारे 2 नेशनल हाईवे, बड़े नेशनल हाईवे जाते हैं हरियाणा में से, वहाँ छोटे छोटे कस्बे हैं, उनको नीचे से अंडरपास चाहिए। उस हाईवे के क्रॉस करने से हर रोज़ एक्सीडेंट होता है, हर रोज़ लोग मरते हैं। प्रदीप जी कह रहे थे स्थानीय मुद्दे, ये स्थानीय मुद्दे हरियाणा के। छोटे छोटे कस्बों में लोग हर रोज़ मरते हैं, हाई स्पीड पे गाड़ी चल रही है हाईवे पे, कोई वहाँ कंट्रोल नहीं है, उनको नीचे से अंडरपास चाहिए बेचारों को, उनके पशु को जाना है। वो क्या हाईवे पे एक पशु क्रॉस कर सकता है? नहीं कर सकता। नीचे से अंडरपास बना दीजिए भैया। ये मुद्दे हैं, लोकल मुद्दे, ये मुद्दे हैं। और जैसा कि प्रदीप जी ने कहा कि जो दल है किसी भी राज्य में, चाहे वो क्षेत्रीय हो या राष्ट्रीय हो, उन मुद्दों के साथ सड़क पर जनता के साथ खड़ा होकर देखना पड़ेगा। और जो सत्ताधारी दल हैं उनको किसी एक शख्स के सहारे नहीं, बल्कि अपनी नीतियों के सहारे और ज़मीन पर उन योजनाओं को उतारने के साथ वो अपनी जो कहूँ जगह है या फिर अपनी एरिया है, जीत का दायरा है, उसको बढ़ा सकते हैं। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल जितना ही, नमस्कार।